गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लिखिए, स्ट्रेट लाइन यहां से चालू हो रही है। अब जो स्ट्रेट लाइन की जो गहना है ना, एसेट्स इंग्लिश में, ठीक है, पहले हम उन्हें डिफाइन करेंगे, फिर हम स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करते हैं। अब वो 9-10 की डेफिनेशन नहीं दी जाएगी। स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट, पता नहीं जो भी, मुझे तो पता ही नहीं है कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है। जो सीधी है उसे हम स्ट्रेट लाइन मानते हैं। इंक्लिनेशन सबसे पहला एसेट। इंक्लिनेशन इज अ मेजर, inclination is a measure of the smallest non-negative, is the measure of the smallest non-negative angle which a line makes with the positive x-axis सही है। क्या मतलब हुआ भाई? जैसे ये एक लाइन है, this angle is known as inclination। ये वाला angles are being measured in anti clockwise direction। वैसे वो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव लिख दिया तो वो एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट है। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, अच्छा स्मॉलेस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि कई लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल भी मेजर कर सकते हैं, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है, हैं? अच्छा, कभी कभी जब लाइन ऐसी बनती है तो लोग बोलते हैं कि ये क्यों मेजर करें, ये क्यों ना कर लें। अरे भाई नॉन नेगेटिव बोला ना भाई, सही है। तो एंगल्स ये भी लिख सकते हो आप चाहें तो, एंगल्स आर बीइंग मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो थीटा है ये कहां से कहां तक जा सकता है भाई? 0 से पाई, 0 क्लोज से पाए, पाए पाए ओपन, 0 क्लोज टू पाए ओपन, पाई पे ओपन है। 0 कब है? जब लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। इस समय एंगल 0 भी बोला जा सकता है और पाई भी बोला जा सकता है। तो लोगों ने बोला 0 ही बोल लो ना, फिर पाई पे ओपन क्यों लगाया? क्योंकि 0 और पाई एक ही एंगल है भाई, ठीक है। इस समय लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 0। इंक्लिनेशन जो है वो एक टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल। इंक्लिनेशन और एंगल में डिफरेंस है, थोड़ा धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस और एक लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनने वाली दो लाइंस हो सकती हैं। एक का इंक्लिनेशन 45 और एक का इंक्लिनेशन 135। इंक्लिनेशन इज अ टेक्निकल टर्म जो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करी जाएगी, ठीक है। चलिए खैर अभी जब बात आएगी तब करेंगे। नोट फर्स्ट, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, note first, if a line is parallel to x axis, theta is equals to 0. Second, if a line is parallel to y axis, theta is equals to pi by 2. Third, important, if a line is equally inclined, if a line is equally inclined with the coordinate axis,
or makes equal angle with both the axes. Makes equal angle with both the axes. Inclination will be 45 और 130, जिस चीज की बात मैं भी कर रहा था। या तो पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल सेम है, या पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल सेम है। ये है एक्स और वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल 45 45, लेकिन इंक्लिनेशन अलग है इन दोनों टाइम पे। इस टाइम पे इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री, इस टाइम पे इंक्लिनेशन 135 डिग्री। इंक्लिनेशन हैज टू पॉसिबिलिटीज, 45 और 135 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो फिर वो अपने से खुद से सोचना है कि थीटा क्या हो सकता है। इंक्लिनेशन उन टाइमों के लिए लिखाई जा रही चीज है। नेक्स्ट, सेकंड एसेट आफ्टर इंक्लिनेशन, स्लोप ऑफ अ लाइन। If inclination of a line is theta, if inclination of a line is theta and theta is not equals to pi by 2, and theta is not equals to pi by 2, then the slope of a line is defined as tan theta, is defined as tan theta। स्लोप जो है वो किससे दिया गया भाई, tan theta से, and denoted by small m। Normally slope of a line is denoted by small m। स्लोप डिफाइन नहीं होगा कब, जबकि थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, क्योंकि tan 90 डिफाइन नहीं होता। सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, लो भाई नोट, फर्स्ट, स्लोप इज ऑल्सो known as gradient। ये नाम है भाई उसका। कभी कोई फैंसीगिरी के चक्कर में ग्रेडियंट शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो उसका मतलब भी स्लोप से ही है। ठीक है। सेकंड, if theta is equals to pi by 2, second is important, if theta is equals to pi by 2, slope does not exist, slope does not exist, but the line is parallel to y axis। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता भैया, स्लोप डिफाइन नहीं है, एम की कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन लाइन एग्जिस्ट करती है। अरे जी साहब देखो ऐसा है, ये हम लोग लाइन बना रहे हैं, लाइन तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। अरे ऐसी लाइन तो एग्जिस्ट कर ही सकती है, लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्लोप वाइज कभी इसके m की वैल्यू नहीं आएगी। बेसिकली अगर मुझे किसी क्वेश्चन में सपोज
मुझे एक लाइन की इक्वेशन बनानी है। अभी हम जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह से दो कंडीशन। एक कंडीशन जैसे मान लीजिए इसका स्लोप दे दिया किसी ने, मान लो मैं आपको बोलूं कि ओरिजिन से एक लाइन पास होती है और 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हो गया मेरा तो काम। ओरिजिन से पास होती है 45 डिग्री की लाइन बना दूंगा। जब मैं बना सकता हूं तो इसका मतलब उसकी इक्वेशन भी आ सकती है। इक्वेशन कैसे आएगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल बात यह है कि अगर मुझे किसी ने स्लोप दे दिया तो स्लोप मेरे लिए उस लाइन को, स्लोप व्हाट स्लोप गिव्स मी, स्लोप गिव्स मी द डायरेक्शन, ये लाइन किस डायरेक्शन में बनाई जा रही है, यही तो मुझे स्लोप दे रहा है। और दे क्या रहा है, स्लोप या इंक्लिनेशन जो है वो मुझे दे क्या रहे हैं। स्लोप और इंक्लिनेशन तो डायरेक्टली इंटररिलेटेड है। अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा दिया गया है तो इसका स्लोप कितना हो गया, tan थीटा। तो इंक्लिनेशन और स्लोप तो डायरेक्टली रिलेटेड हो गए भैया। तो इंक्लिनेशन या स्लोप दिए जाने का मतलब ये है कि मुझे उस लाइन की डायरेक्शन दी जा रही, समझ रहे हैं। अगर मेरे से कभी किसी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन पूछी गई तो यानी कि मुझे m या फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालनी तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर m की वैल्यू निकालनी है तो इस लाइन की करस्पॉन्डिंग m किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसका m डिफाइंड ही नहीं है ना भाई। कभी भी किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके इनफाइनाइट एज अ आंसर नहीं आता, हम निकाल नहीं सकते उसे आंसर को। इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कभी भी हम किसी स्लोप वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर स्लोप नहीं आ रहा तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अरे बार आया ही नहीं, चलो इसको लाइन बनी ही नहीं होगी। लाइन बनी है, कौन सी, पैरेलल टू वाई एक्स। स्लोप का ना आना भी एक लाइन बना देता है, स्लोप का ना आना भी कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एक लाइन बना देता है, और वो लाइन होती है वाई एक्सिस के पैरेलल। इस केस में कभी भी स्लोप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं निकलेगा ना, निकलेगा ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक से आंसर नहीं आता इन्फिनिटी तो क्या है। एल्जेब्रा में इन्फिनिटी का कोई सेंस नहीं है, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी का थोड़ा बहुत सेंस है, थोड़ा बहुत। इन्फिनिटी आंसर आने का मतलब एक लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इन्फिनिटी आंसर आने से मेरा मतलब है कि आंसर ना आना। इन्फिनिटी कभी आंसर में आ नहीं सकता, तो वो नहीं आ रहा है इसका मतलब वो इन्फिनिटी हो सकता है, ऐसा सोचना पड़ता है। क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। थर्ड, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if line is parallel to x axis, theta is 0 implies m is 0. Fourth, if a line is equally inclined with both the coordinate axis, if a line is equally inclined with both the coordinate axis, m is equals to plus minus 1. m is equals to plus minus 1. सही है। If a line is equally inclined to both the coordinate axis, m is equals to plus minus 1. क्यों, अरे यार इंक्लिनेशन 45 भी हो सकता है और 135 भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज एसटीडी, स्टिक टू दिमाग, एकदम जहन में सेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम बुरी तरीके से। इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 points ax1 y1 and bx2 y2, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, बताया गया है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। यहां ए से एक परपेंडिकुलर गिराया मंकी, यहां से गिराया नालायक, यहां से गिराया परेशान। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, सही है। और tan थीटा इस लाइन का क्या हुआ, अरे क्या हुआ भाई, स्लोप हुआ। अरे स्लोप हुआ ना इस लाइन का, विच इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए। अगर इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, सो tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें कभी कभी कुछ कुछ किताबों में, इसमें कभी कभी कुछ कुछ किताबों के अंदर
x1 नॉट इक्वल टू x2 की कंडीशन और लिखी रहती है। ये x1 नॉट इक्वल टू x2 की कंडीशन अगर कभी किसी किताब में देखो तो ऐसे बिल्कुल एकदम उस किताब वाले को है ना ऐसे भगवान नहीं मान लेना चाहिए, और कितना अच्छा आदमी, देखो इसने मेरे को एक कंडीशन और एक्स्ट्रा दी। अब चंपू x1 इज नॉट इक्वल टू x2 का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये a और b कभी भी इस तरह की लाइन पे नहीं है जहां पे लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि इन पे क्या होता है x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहते हैं। हम तो निपट गए। अरे भैया अगर आपको 2,3 और 2,5 बनाने हैं तो एक के ऊपर एक बनेंगे पॉइंट, अगर उन्हें मिलाओगे तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, उस लाइन का स्लोप डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए सिर्फ यहाँ पे इसने x1 नॉट इक्वल टू x2 लिख रखा, और इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। वो जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें कभी भी x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका स्लोप हम लोग लिख के नहीं बता सकते क्या है, क्योंकि इन्फिनिटी टाइप्स मतलब जो भी है नॉट डिफाइन है। समझ रहे हैं क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई मेरी जिंदगी में। 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 को जोड़ के बनाई जाने वाली लाइन का स्लोप मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये तो टिप्स पे रटने वाली चीज होगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट थर्ड। व्हाट इज थर्ड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट वाज इंक्लिनेशन, सेकंड वाज स्लोप, इसका तो नंबर दे सकते हैं, फर्स्ट तो मिटा चुका हूं। एंड थर्ड इज इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स एस भी लगा लो यार, ऐसी की बात है। एस तो लगाएंगे क्योंकि 2 एक्सिस है। इंटरसेप्ट क्या है भाई? देखो, यदि किसी लाइन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं काटा, ए और बी पे, ओए ब्रैकेट विथ साइन is called x intercept with sign। विथ साइन का मतलब ये है कि अगर प्लस साइड में काटेगा तो इंटरसेप्ट प्लस साइन से आएगा, माइनस साइन में काटेगा तो इंटरसेप्ट माइनस साइन में, मतलब +2 -2 इंटरसेप्ट ऐसे हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है, 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट 0 है ना। ओ बी विथ साइन इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। इनके जो भी है ना नोट ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट intercepts may be positive, negative or 0. Intercepts may be positive, negative, 0. सही है पहला। सेकंड, इफ कभी ऐसा दिया है अगर, इफ अ लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 विथ y एक्सिस implies, सुनिए, अगर कभी किसी लाइन का y इंटरसेप्ट -2 दिया है, implies line, very very important line passes through 0, -2। नहीं समझ में आए तो अभी टोक देना। अगर किसी लाइन का y इंटरसेप्ट -2 दिया है, y इंटरसेप्ट यानी कि -2 डिस्टेंस पे काट रही, अब डिस्टेंस -2 नहीं हो सकती, भावनाओं को समझने वाली बात है। y एक्सिस पे -2 मतलब नीचे की तरफ 2 यूनिट डिस्टेंस पे, यानी कि इस पॉइंट से पास होगी। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको नहीं आते तो मैं भी क्या सिखा दूंगा फिर,
अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई, इस पॉइंट से अगर पास हो रही है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -2, तो इसका मतलब लाइन जो है वो इस कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट से पास हो रही है, वही तो हमने लिखा है, लाइन पासेस थ्रू 0, -2। एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट, कोई सा भी इंटरसेप्ट देने का इंटेंशन क्वेश्चन में एक पॉइंट देने का होता है, इंक्लिनेशन देने का इंटेंशन क्वेश्चन में स्लोप देने से होता है। 2 पॉइंट दे दिए अगर लाइन में, उसका स्लोप मिल जाता है। अभी तक जो हमने डाटा कलेक्ट करा, इंक्लिनेशन पता होने पे स्लोप पता पड़ जाता है, 2 पॉइंट पता होने पे स्लोप पता किया जा सकता है। इंटरसेप्ट दिए जाने का मतलब आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों दे दिए। अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पता है तो उस पर 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है तो स्लोप पता है। इंटर रिलेटेड जो भी हम लोग चीजें निकाल सकते हैं, सही है। सेकंड, थर्ड, if a line passing through origin, if a line passing through origin, its x intercept is equals to y intercept is equals to 0। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू क्या होगी इस केस में 0। समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। नेक्स्ट, इफ a line is parallel to x axis, if a line is parallel to x axis, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट में से मेश्राम जी किस पे कमेंट किया जा सकता है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, यहां लिख लीजिए एक्चुअली ढंग से, पैरेलल टू x एक्सिस बट नॉट कोइंसिडेंट, बट नॉट कोइंसिडेंट। व्हाट इज दिस मैन, सीधी लाइन भी नहीं बना पा रहा मैं आजकल। हाँ मुझे पता है थ्रू का स्पेलिंग रॉन्ग है, थ्रू का स्पेलिंग हम यही लिखते हैं क्योंकि ये चैट लैंग्वेज है। मुझे आती है थ्रू की स्पेलिंग, देखो प्रूफ, क्या यार तुम भी यार गलत समझ लिया मेरे को। मेरी स्पेलिंग बहुत स्ट्रांग है भाई, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, समझे। इसे बोलते हैं सरकाइज्म। नाइस, थैंक यू। हाँ, फोर्थ, वो बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट नॉट कोइंसिडेंट, क्या बोलते हो। वाई इंटरसेप्ट तो पता है, एक्स इंटरसेप्ट इज, एक्स इंटरसेप्ट इज, लिखिए x intercept is at infinity, x intercept is at infinity। पता किसी को नहीं है, बचपन के मास्टर का सिर्फ इज्जत कर रहे हैं बस। पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी, और कुछ नहीं है, सिर्फ बचपन के मास्टर का जो है वो रिस्पेक्ट किया गया है। पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी। अरे अभी जो आपके दिलों में बात आ रही है वो अभी क्लियर हो जाएगी, ये रही नेक्स्ट नोट में। कौन सा है, फिफ्थ में क्लियर हो गई। इफ अ लाइन इज एक्स एक्सिस, अभी पैरेलल थी ना, इफ अ लाइन इज एक्स एक्सिस, बोलो क्या क्या बोल सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट, मजा ही नहीं आ रहा यार, वाई इंटरसेप्ट 0 हो गया ना भाई, है। अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस ही हो जाए, तो एक्स एक्सिस ही हो जाए तो फिर तो यही हो गई, तो अगर यही हो गई तो वाई इंटरसेप्ट तो कितना हो गया 0। ओरिजिन से वाई पे कितनी डिस्टेंस पे काट रहा है, 0 डिस्टेंस है भाई। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट, अब आपको वो आपका पुराना वाला लॉजिक समझ में आ जाएगा, इज नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड है क्यों, क्योंकि लोगों ने पूछा यार आपकी लाइन एक्स एक्सिस कहाँ काट रही है, तो हम सोच में पड़ गए व्हाट इज दिस मैन, काट ही रही भाई जिंदगी भर, खा गई। काट रही है, तुम काटने खा गई भाई। हर पॉइंट पे काट रही है, तो डिफाइन नहीं किया जा सकता ना, ऐसे केस में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस केस में कम से कम कुछ तो था मेरे पास कमेंट करने के लिए, है
बचपन के मास्टर का रेस्पेक्टिव मान लो, चाहे उसे कुछ तो था, पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी जाके मिलेगी, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उसने। नेक्स्ट, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट, if a line makes equal non-zero intercepts, if a line makes equal non-zero intercepts with the coordinate axis, equal non-zero intercepts with the coordinate axis, then m is equals to, बताओ भाई, प्लस माइनस वन, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स, क्या भाई, स्लोप इज इक्वल्स टू, बेले जी आवाज ही नहीं आ रही रे यार, ओ मिस्टर बेले, स्लोप इज इक्वल्स टू, बेले जी सेइंग प्लस माइनस वन, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ओह माय गॉड, ओ गेल से पहले भाई स्ट्रॉस, अरे चुप रहे, प्लस वन होगा, पाशा भाई कॉन्ट्राडिक्ट उठाते हुए प्लस वन, बेले जी कन्विंसिंग गर्दन हिलाते हुए कि हाँ शायद प्लस वन ही है, कुछ तो सोचा होगा शायद इन्होंने, हैं सब गेल सिपी है भाई सब, एवरीवन इज गेल सिपिया, देखो भाई, इन दो के अलावा अगर कोई तीसरी लाइन आपके दिमाग में आ रही तब तो आप चंपू हो, तब तो आप डिस्कशन में शामिल नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि डिस्कशन जो बराबर वालों में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर इनके अलावा कुछ आप और आपके दिमाग में आ रहा है तो फिर तो हम डिस्कशन करना ही नहीं चाहते आपसे, ठीक है, समझ रहे हो क्या? लेट्स सपोज, हेलो हेलो हेलो, इनके इंटरसेप्ट बराबर होने की जब बात आई तो कम से कम ये एंगल तो बराबर ही है, नहीं समझ रहे? तो बराबर का मतलब 45 ही, क्योंकि तो 90 है, इसे तो कोई चेंज कर नहीं सकता, समझ रहे हो क्या? लो सुनो, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर। सपोज अगर ये वाली डिस्टेंस 3 है, सपोज कितनी है, कितनी है? तो इन दिस लाइन y इंटरसेप्ट इज 3 बट x इंटरसेप्ट इज -3, क्या आप इन्हें बराबर बोलेंगे? तो ये लाइन नहीं आएगी, समझ आया? अच्छा, सपोज ये डिस्टेंस अगर 4 है तो y इंटरसेप्ट कितना? 4, तो x इंटरसेप्ट कितना? +4, तो फिर ये लाइन आएगी। कुछ आया समझ में? नहीं आया? तो स्लोप कितना हुआ? -1, बस, +1 नहीं। समझ गए? नोट दैट मतलब नोट नहीं है, नोट तो चल ही रहे हैं गुलाबचंद, अभी जो हमने 6th पॉइंट लिखा उसमें नोट दैट if non-zero was not mentioned, तुमने फोटो क्यों नहीं बनाई भाई? तुम ज्यादा साढ़े हो, नहीं हो? तो फिर तो निपट गए ना हम, गेल सिप पे है क्या? फिर इसके बाद नहीं, पॉइंट उसके बाद लिखा जाएगा। तुम पहले फोटो बना लो, सवार में तसल्ली, पहले स्टेप बाय स्टेप काम किया करो, पहले फोटो बनाओ, वो तो नोट तो इसके बाद लिखा जा सकता है, इससे पहले उसको मतलब ही नहीं है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तुम लोग पता नहीं गेल, मैं समझ गया कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं IITian हूँ भाई, मुझे बहुत जल्दी समझ में आती चीज।
note that if non-zero was not mentioned in above case, इन अबव केस कौन सा, जहां पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे थे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, वहां हमने इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट लिखाया था स्पेसिफिकली। अगर नॉन जीरो मेंशन नहीं होता है क्या, देन अ लाइन विद यूनिक स्लोप, देन अ लाइन विद यूनिक स्लोप, इंग्लिश में क्या लिखना चाहिए, देन अ लाइन विद यूनिक स्लोप, शांति शांति। अच्छा है, नॉन जीरो वॉज नॉट मेंशन इन अबव केस, देन अ लाइन विद यूनिक स्लोप कैन नॉट बी डिस्कवर्ड। नहीं नहीं सही बोला, मैंने सही बोला, मैं सोच के बोलता हूं भाई। देन ये वो तो पढ़ने तो दे भाई। देन अ लाइन विद इक्वल स्लोप नहीं गेल सी पे यूनिक स्लोप cannot be discovered, cannot be discovered. Nice man, I proud of myself 3 times, thrice, 4 times, infinite times. सुनो नहीं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हंसी मजाक में ना उड़ाए इस चीज को। अगर नॉन जीरो मेंशन नहीं है तो फिर तो इसका मतलब जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों इंटरसेप्ट अगर जीरो भी हो सकते हैं, और दोनों इंटरसेप्ट जीरो वाली कितनी लाइंस बनाई जा सकती है लोगों ने बोला, तो हमने बोला ओरिजिन से पास होने वाली हर लाइन कि दोनों इंटरसेप्ट जीरो होते हैं। तो हर का मतलब तो स्लोप डिफाइन नहीं है, मतलब डिफाइन क्या नहीं है, सॉरी डिफाइन तो है लेकिन यूनिकली डिटरमाइन या यूनिकली डिस्कवर नहीं किया जा सकता। सही है, तो ये जो है ये इनफाइनाइट लाइंस बन जाएगी अगर नॉन जीरो मेंशन नहीं होता तो। समझ गए? ये क्यों बताया, त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि क्यों बताया। देखो भैया ऐसा है, जब ये सस्ती सस्ती चीजें चल रही थी ना तो कई लोग क्या दुखी हो जाते हैं, सर हगेंगे कहाँ। दिस इज द प्लेस ऑफ हग्गा। हर इंसान को आज उसी की तो चिंता है ना, वेयर वी विल हग, दिस इज द प्लेस। है मार्केट में हग्गे की चिंता है भाई, तभी तो टॉयलेट आई मार्केट में। टॉयलेट किस लिए आई है, इसीलिए तो आई है। हाँ टॉयलेट एक मूवी का नाम है एक्चुअली, सुना है आपने, पता है? हाँ प्रमोशन नहीं, गलत बात नहीं नहीं, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ एनी प्रमोशन। हाँ भाई इफ अ लाइन, 7th, if a line makes non-zero equal intercept, if a line makes non-zero equal intercepts in magnitude, then m is equals to प्लस माइनस। मैं बिल्कुल 1% भी जरूरी नहीं समझता कि मैं इस पॉइंट को समझाऊं, इसलिए मैं नहीं समझा रहा। सही है, कुछ तो शर्म करिए, आ रही है शर्म। चलिए, स्ट्रेट लाइन बिगिंस। चल क्या रहा था भाई, अरे ये इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, उसके जो भी एसेट्स हैं इनकी जरूरत पड़ेगी ना। लिखिए भैया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in various forms. First, general form. First is general form.
So in general, ax plus by plus c is equals to 0 represents a straight line. जैसा कि हम लोग काफी समय से बात करते आ रहे हैं, any linear relation in two variables x and y, x और y जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड है. x और y जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड है. अभी भी नहीं समझ में आ रहा यार, कैसे लोग हो तुम लोग यार. हैं रिलेशन होने को ऐसा भी हो सकता है. मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो कोई एक दूसरे कपड़े नहीं फाड़ेगा. डिस्क्लेमर मुझे फिजिक्स नहीं आती है. ओके, मुझे फिजिक्स नहीं आती है. क्या आप फिजिक्स बताने वाले हैं? हाँ सही पकड़े हैं. v इज इक्वल्स टू u प्लस at. इसमें u और a को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. किस किस के बीच में? v और t के बीच. जानते हैं अभी बात है? ऐसा बनवाया है कभी? नहीं बनवाया नहीं है, तुम ज्यादा उड़ रहे हो जबरदस्ती में. लेकिन हाँ, जब चीज छोड़ी जाती है तो g कांस्टेंट होता है, u 0 होता है, और t तो t है ही, और v है. तो v इज इक्वल टू gt का ग्राफ बनता है. ओरिजिन से पास होता हुआ अगर आप बनाते तो ऐसा बनता. खैर अभी बाद में बात करेंगे, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा नहीं तो. मेन मुद्दे की बात यह है कि v y एक्सिस पे और t x एक्सिस पे प्लॉट किया जाता. तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x y में दी जाएगी. वो तो डिपेंड करता है जिस भी वेरिएबल में आप लोग डील कर रहे हैं, है ना. बट हमारे केस में x और y होते हैं तो हम लोग x और y की बात कर. चलिए खैर मुद्दे की बात. यहाँ पे मेश्राम जी अननोन कितने हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में? अभी 3 है. कल कितने हो जाएंगे? Now represent a straight line where number of unknowns, ये where नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा. here make more sense. Here number of unknowns comma to determine या to define a unique line R T U. यहां लोग सदमे में थे, कुछ लोग नहीं थे, और जो लोग नहीं थे उनके ना सदमे में होने की सिर्फ एक वजह थी, और वो ये, if a line makes non-zero equal intercept, if a line makes non-zero equal intercepts in magnitude, then m is equals to प्लस माइनस. मैं बिल्कुल 1% भी जरूरी नहीं समझता कि मैं इस पॉइंट को समझाऊं, इसलिए मैं नहीं समझा रहा. सही है? कुछ तो शर्म करिए. आ रही है शर्म? चलिए. स्ट्रेट लाइन बिगिंस. चल क्या रहा था भाई? अरे ये इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, उसके जो भी एसेट्स हैं इनकी जरूरत पड़ेगी ना. लिखिए भैया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
equation of straight line in various forms. In various forms. First, general form. First is general form. So, in general, ax plus by plus c is equals to 0 represents a straight line. जैसा कि हम लोग काफी समय से बात करते आ रहे हैं. Any linear relation in two variables x and y, x और y जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड है. x और y जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड है. अभी भी नहीं समझ में आ रहा यार, कैसे लोग हो तुम लोग यार. हैं? रिलेशन होने को ऐसा भी हो सकता है. मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो कोई एक दूसरे कपड़े नहीं फाड़ेगा. डिस्क्लेमर, मुझे फिजिक्स नहीं आती है. ओके, मुझे फिजिक्स नहीं आती है. क्या आप फिजिक्स बताने वाले हैं? हाँ, सही पकड़े हैं. v इज इक्वल्स टू u प्लस at. इसमें u और a को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. किस किस के बीच में? v और t के बीच. जानते हैं अभी बात है? ऐसा बनवाया है कभी? नहीं बनवाया नहीं है, तुम ज्यादा उड़ रहे हो जबरदस्ती में. लेकिन हाँ, जब चीज छोड़ी जाती है तो g कांस्टेंट होता है, u 0 होता है और t तो t है ही और v है. तो v इज इक्वल टू gt का ग्राफ बनता है. ओरिजिन से पास होता हुआ अगर आप बनाते तो ऐसा बनता. खैर अभी बाद में बात करेंगे, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा नहीं तो. मेन मुद्दे की बात यह है कि v y एक्सिस पे और t x एक्सिस पे प्लॉट किया जाता. तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x y में दी जाएगी. वो तो डिपेंड करता है जिस भी वेरिएबल में आप लोग डील कर रहे हैं, है ना. बट हमारे केस में x और y होते हैं तो हम लोग x और y की बात कर. चलिए खैर मुद्दे की बात. यहाँ पे मेश्राम जी अननोन कितने हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में? अभी 3 है. कल कितने हो जाएंगे? Love represent a straight line where number of unknowns, ये where नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा. here make more sense. Here number of unknowns comma to determine या to define a unique line R T U. यहां लोग सदमे में थे, कुछ लोग नहीं थे, और जो लोग नहीं थे उनके ना सदमे में होने की सिर्फ एक वजह थी, और वो ये थी कि वो सोच रहे थे नंबर ऑफ अननोन्स एक्स और वाई है. देखो भैया, एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस स्ट्रेट लाइन की जिंदा रहने के लिए एक्स वाई होने चाहिए. अगर आपने एक्स वाई निकाल लिया फिर कद्दू स्ट्रेट लाइन बची. इस स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन बनाने वाले ही एक्स वाई है भाई. एक्स रखो वाई मिलेगा, एक्स रखो वाई मिलेगा, इस तरह की कंडीशन ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है. सही है. अगर आपने एक्स और वाई निकाल दी फिर कहां से स्ट्रेट लाइन आएगी?
तो फिर अननोन कौन है स्ट्रेट लाइन, यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए? ए बी सी। ये तो 3 है, नहीं 3 नहीं है, किसी से डिवाइड कर देंगे। अगर आप ए से डिवाइड कर देते हैं, इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए, व्हाट आई विल गेट? x प्लस k1 टाइम्स y प्लस k2 टाइम्स इज इक्वल टू 0। अननोन कौन? 2, k1 और k2। hence we would always require two distinct conditions to determine a unique line। क्योंकि 2 अननोन है तो 2 कंडीशन चाहिए भाई, सीधी सी बात है। सही है। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही हिसाब जो है इस दुनिया में, बस और कुछ नहीं है। एंड दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। टास्क टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, to find an equation of a straight line passing through a fixed point a x1 comma y1, passing through a fixed point a x1 comma y1 and having slope is equals to m। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है भैया? एक तो आपको पॉइंट दिया गया है लाइन का, लाइन पर, और एक स्लोप दे दिया उसका। ठीक है। देखो यार सीधी सी बात है, अगर आप छोटे हैं और आप छोटे तरीके से सोचते हैं, 2,3 से पास होने वाली अगर लाइन पूछी जाएगी, आई विल से इनफाइनाइट लाइन विल बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2,3। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? 2,3 से इनफाइनाइट। ठीक है। अगर इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि ऐसे 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 ऐसे। मुझे दिक्कत किस चीज की थी? मुझे दिक्कत थी कि मुझे किसी ने डायरेक्शन नहीं दी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। इफ समवन विल गिव मी द डायरेक्शन, अगर कोई मुझे डायरेक्शन दे देगा, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में डायरेक्शन देने का तरीका इंक्लिनेशन या स्लोप। अगर स्लोप पता है m, तो मैं उसी डायरेक्शन में निकलूंगा और मेरे को एक यूनिक लाइन मिलेगी। सिंपल सी बात है। द सेकंड कंडीशन विच इज स्लोप हेयर, ठीक है, वो मेरी डायरेक्शन डिफाइन करने में हेल्प करता है, तो मेरे को यूनिक लाइन मिलती है। क्लियर है? चलिए, एक फिक्स पॉइंट है a x1 कॉमा y1, यहां से एक लाइन निकली, उसका स्लोप कितना बताया जा रहा है? m। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी थी भाई। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे लाएं? तुम उठा लेना। अगर तेरा उसमें शरीर का कोई भी अंश आया, अंग तो बहुत बड़ा होता है, मैं तो अंश बोल रहा हूं। तुम मैं नहीं बैठाऊंगा तो अगली क्लास से बताओ, पीछे बैठेगा एकदम बिल्कुल लास्ट, जो तू जितना सामान चाहे उतना सामान गिरा, और नहीं तो रस्सी बांध के लाया अगर हर सामान को, फिर हाँ वही फिर गले में लगाएंगे ना। उसके बाद हर सारी चीजों को रस्सी बांध दो, फिर यहाँ लटका लो। इतना सामान कैसे गिरता है भाई? एक ये ढक्कन गिराता रहता है, एक तू साले सामान गिराता रहता है। मुझे पता है तूने कोशिश नहीं करी, बट गिरा ना, और मुझे वैसे ही पता पड़ गया। देख, जबकि तू कोने में नहीं बैठा, फिर भी मुझे पता है तेरा है। ax1, y1
और स्लोप दे रखा है, ठीक है। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। अब मेरे पास एक टास्क आ गया, यार क्वेश्चन है भाई, इट्स अ क्वेश्चन। सबसे पहले जिस इंसान ने निकाला था उसके लिए तो क्वेश्चन था, हमें रटा हुआ है आज वो एक अलग बात है, लेकिन जिसके पास सबसे पहले आया होगा उसने इस चीज को कैसे सोचा होगा, क्या इस पॉइंट से पास होने वाली एम स्लोप की लाइन बनानी। लोकस करके एक चीज है इस दुनिया में विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, लोकस। उसने बोला ऑथर ने कि इस पे मैंने एक पी एच कॉमा के पॉइंट नचाया, या छोड़ो इस पे नहीं नचाया, मैंने एक पी एच कॉमा के पॉइंट लिया, ठीक है, जो इस प्लेन के अंदर इस तरीके से नाच रहा है कि ए और पी को जोड़कर बनाई जाने वाली लाइन का स्लोप कितना है, एम। क्योंकि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर कभी भी 2 पॉइंट्स बना दूंगा और स्केल लेके जोड़ूंगा तो एक यूनिक लाइन आएगी, ठीक है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड उसने अपने दिल के लिए खुद में क्वेश्चन बनाया खुद के लिए, कैसे, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड पी इज ऑलवेज इक्वल टू एम। एपी लाइन का स्लोप हमेशा क्या है, एम। अगर मैंने ये इसका स्लोप निकाल दिया किसका, पी का, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्योंकि लोकस से मिलता क्या है भाई, पी के द्वारा जो भी पाथ ट्रेस होगा उसकी इक्वेशन मिलती है, वही तो चाहिए मेरे को। अगर पी इस लाइन पे रहेगा तो एपी लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, एम। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है, यही तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है। स्लोप ऑफ एपी 2 पॉइंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, ठीक है। मानो या ना मानो, h और k की ऐसी कंडीशन जिसमें सिर्फ h और k ही वेरिएबल है वही लोकस होता है। इसमें सिर्फ h और k वेरिएबल है, x और y1 गिवन थे, m गिवन था, k को y से और h को x से रिप्लेस करने पर मुझे जो इक्वेशन मिली वो ये थी। हाईली 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 इंपॉर्टेंट एसटीडी। ये तो रात को 3 बजे भी उठा के पूछे ना, बेटा एक्स और y1 से पास होने वाली एम स्लोप की लाइन बताओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x। आप मुझे पॉइंट दीजिए और स्लोप दीजिए, लाइन की इक्वेशन रेडी। इसके बाद जितनी भी फॉर्मेट आई ना, जितनी भी, वो सब इंसान लालच है साहब, सब यहीं से आएगी। किसी ने बोली थर्ड, जो फिजिक्स वाले सिखाते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टास्क, बिल्कुल फास्ट एंड फास्ट लिखते रहे, क्योंकि अब ऐसा कोई समझाने का कोई बहुत वो नहीं है। यही है जो मेन चीज है, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। टू फाइंड an equation of straight line of slope is equals to m and y intercept is equals to c। ये फिजिक्स वालों की फेवरेट लाइन, जिसमें एक y इंटरसेप्ट दिया और एक आपको स्लोप दिया। इक्वेशन क्या आने वाली है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लोगों ने पूछा कैसे आई कैसे आई कैसे आई, हमने बोला देखो ऐसा है, इस केस में पॉइंट जो है वो तो 0,c है, इंपॉर्टेंट। x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट देने का इंटेंशन ही पॉइंट देने का होता है। उसने पॉइंट दे दिया कि भैया मेरी लाइन कहाँ से पास होती है, 0,c से पास होती है। कोई पॉइंट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है c की वैल्यू क्या है, सही है। 0,c से पास होती है, एक लाइन है जिसका स्लोप जो है वो बताया जा रहा है m है। मुझे स्लोप पता है, मुझे पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं उसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1, मुझे तो ये याद है भाई, आपने पॉइंट दे रखा, मुझे थोड़ी पता था। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m टाइम्स x माइनस x1, ये बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y is equals to mx plus c. Note that if
a line is given as ax plus by plus c is equals to 0 ब्रैकेट मतलब खोपचा. फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3y plus 4 is equals to 0. सपोज देखो भैया सीधी बात, लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी या दी जाएगी. 99.99999999% केसेस में तो वो जनरल फॉर्म में दी जाती. अगर मैं लाइन की इक्वेशन एज अ आंसर छोड़ूंगा, मुझे किसी क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन पूछी गई होगी तो मैं ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में छोड़ूंगा. हम किसी भी जनरली फॉर्मेट के अंदर लाइन की इक्वेशन इन जनरल नहीं छोड़ देते जब तक ऑप्शन में ना पूछा जाए. ऐसा मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया था. मैं इसी फॉर्मेट में छोड़ता हूँ और मुझे इसी फॉर्मेट में मिलती है. जनरली हैं फॉर्मेट बहुत सारे, 5-6 फॉर्मेट पढ़ लेंगे हम शायद आज, लेकिन जनरल फॉर्म तो यही है. ठीक है, अगर मुझे इस फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन दी गई है तो मैं इसे y = mx प्लस सी में के फॉर्मेट में कन्वर्ट तो कर सकता हूँ. कैसे? y को एक साइड रखा, बाकी दोनों चीजें दूसरी साइड ले गए, b से डिवाइड कर दिया, माइनस a/b टाइम्स x माइनस c/b. सही लिखा है क्या? ऑन कंपेयरिंग दिस विद y = mx प्लस c, what I have got? The slope of the line is minus a times b. a times b? a by b. क्या बोल रहा हूँ? Slope of the line is minus a by b. तो किसी भी लाइन ax प्लस by प्लस c में लाइन का स्लोप इन जनरल, लाइन का स्लोप माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. देखो कई चीजें होती है जो मास्टर बहुत स्ट्रेस देता है किसी चीज पे, उनकी कोई ना कोई वजह है. देखो हम कोई भी इतना भीषण गधा तो नहीं होता कि उसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ना समझ में आए कि कौन से चैप्टर का है. सच बता रहा हूँ, इतना कोई भी नहीं होता भीषण, कोई भी, चाहे वो पढ़ के गया हो चाहे ना पढ़ के गया, तब भी बेचारे गरीब आदमी, क्योंकि देखो कोर्स सबको पता होता है, चैप्टर के नाम सब पढ़ के जाते हैं. ठीक है, और कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का जिक्र होगा. अगर वो स्ट्रेट लाइन का होगा तो कहीं तो गलती से लिखेगा बेचारा, लाइन या स्ट्रेट तो लिखेगा, स्ट्रेट तो नहीं सिर्फ या तो स्ट्रेट लाइन या लाइन तो लिखे कम से कम, तो उससे हमें समझ में आ जाता है. तो हर चैप्टर की एक रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें फील आते रहनी चाहिए. जैसे जैसे मैं लाइन की क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना क्वेश्चन के अंदर, बैकग्राउंड माइंड में जहाँ पे वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो या प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें मुझे उसके स्लोप है ना अपने आप दिखने लग जाते हैं, दिखने चाहिए. ये मैं आपको बोल रहा हूँ, लाइन की इक्वेशन पढ़ते पढ़ते ही मुझे उनके जो स्लोप है, जैसे इस वाली लाइन का स्लोप है -2/3, क्योंकि इन स्लोप्स में काफी रिश्ते पाए जाएंगे अभी आपस में. तो 2-3 लाइन अगर लिखी हुई है, उनके स्लोप अगर मेरे बैक माइंड में चल रहे हैं तो उनमें अगर कोई रिलेशन होगा तो मुझे दिख जाएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही, क्या पता उसका फायदा मिल जाए. तो ये एक चीज है स्लोप, जो इक्वेशन पढ़ते ही मुझे फील आ जानी चाहिए. वाई इंटरसेप्ट की कोई औकात नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसकी कोई औकात नहीं है. मेन काम की चीज स्लोप है. इन जनरल इक्वेशन, जब भी जनरल इक्वेशन लिखी होगी लाइन की, तो स्लोप मेरे को खटाक से दिखना चाहिए. क्लियर है क्या? चलिए, अगर आप बिल्कुल अपने दिल के अंदर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आपको एक पॉइंट देने वाला हूं और स्लोप देने वाला हूं, लाइन की इक्वेशन पूछने वाला हूं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी. ऐसा तो नहीं होगा, क्लास में तो नहीं होगा. इसके लिए आपके पास कौन है? सलोनी. सो आस्क सलोनी फॉर दैट. 3 फॉर्मेट हो गई. जनरल फॉर्म तो जनरल फॉर्म है, एक हो गई पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट, एक हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक इंपॉर्टेंट थोड़ी सी, एंड दैट इज ट्यूब पॉइंट फॉर्म. इसकी अपने आप में एक अच्छी इंपॉर्टेंस है. ट्यूब पॉइंट फॉर्म, ट्यूब पॉइंट फॉर्म क्या है भाई? टास्क टू फाइंड an equation of straight line passing through 2 points a x1 comma y1 and b x2 comma y2. मैंने जब सेकंड पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाया था,
तभी मैंने बात आपको बोल दी थी एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कि भैया सब यही है। आपसे किसी भी अननोन लाइन की इक्वेशन पूछी जाए ना, कभी भी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही बोलता हूँ बार बार, कभी भी मेरे से किसी भी क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी, मैं हमेशा दो चीजें तलाशूंगा उसके अंदर, एक पॉइंट और एक स्लोप। अगर मुझे पॉइंट पता है, दिया गया है, और स्लोप में निकाल सकता हूं, तो मेरी लाइन की इक्वेशन आ चुकी। आ गई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया साहब, उसके बाद तो ये बन गई ना लाइन की इक्वेशन। चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आई ऑलवेज रन फॉर टू थिंग्स, वन पॉइंट एंड सेकेंड स्लोप। एक पॉइंट है, दूसरा डायरेक्शन दे रहा है मेरे को भागने की, समझ रहे हो क्या? इस वाले में क्वेश्चन में क्या किया, किसी ने मुझे दो पॉइंट दे दिए साहब, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। ये तो डन बात है कि अगर पॉइंट दो है तो लाइन यूनिक है। स्केल से जोड़ के देख लो भाई, एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। इसका स्लोप मिल सकता है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल बात है। तो लाइन की इक्वेशन बन गई y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। कई बार मैंने देखा कि लोग बाग बड़े गुस्से में रहते हैं कि यार जब साला एक ही चीज से सारे काम हो रहे हैं तो फिर इतनी सारी फॉर्मेट लिखा क्यों रहे हो? ये सारी फॉर्मेट लिखाए जाने की वजह सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को आप कितने स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री तीन ऐसे पार्ट हैं, अगर आप सही करोगे तो आंसर डेफिनेटली आएगा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप क्वेश्चन को कितने स्मार्टली, कितने छोटे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, इससे ज्यादा दो पैसे का भी अंतर नहीं है। तो वो जो स्मार्टली वाली बात है ना, ठीक है, कभी कभी इस बात पे फर्क पड़ जाता है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको किस फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मानना फायदेमंद है। माननी भी तो पड़ती है कभी कभी। वो एक अलग बात है कि हम इन जनरल y इज इक्वल टू mx प्लस सी या ax प्लस bx प्लस सी, तो ax प्लस by प्लस सी तो मान ही लेंगे, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा रे उससे यार। लेकिन कभी कभी किसी दूसरी फॉर्मेट से मानने में थोड़ा जल्दी हो जाता है, और कोई इससे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। बाकी कर तो हम सब में यही रहे और सब में यही करेंगे, हर किसी में यही करेंगे। अब जैसे ये 2 पॉइंट फॉर्म है, इंसानी लालच ने इसका एक फॉर्मेट और बनाया इस इक्वेशन को लिखने का। ये तो आ गई इक्वेशन, काम तो हो चुका हमारा खत्म, ठीक है। लेकिन लोगों ने बोला जैसे हमने पहले बनाई थी ना फर्स्ट वाली इक्वेशन, जो हमारा सबसे पहला टारगेट था, किसी पॉइंट से किसी स्लोप की लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने उस लाइन पे पी मान लिया था एच को। मैंने इसको बोला कि तू ऐसे नाच, कैसे कि एपी का स्लोप हमेशा एम रहे, तो तू इसी लाइन पे रहेगा। इसको एक टारगेट दिया ना, वही काम मैंने यहां किया। मैं एक पी बुला के लाया कहीं से, आजा आजा आजा, पी इज ऑलवेज मूविंग पॉइंट, पी एच कॉमा के। मैंने इसे ऑर्डर दिया, तेरे को उसी लाइन पे रहना है जो ए और बी को जोड़ के बनाई गई है। तो पी इसी पे रहेगा, तो पी नाचेगा तो ये लाइन बनेगी। एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट उस पर अप्लाई किया ना कि तेरे को ए और बी से जुड़ने वाली लाइन पर ही रहना है भाई, या फिर ए और बी के साथ कोलिनियर रहना है, तो तू अपने आप इसी लाइन पे नाचेगा। समझ रहे हो क्या? तो तेरा जो लोकस है वो लाइन की इक्वेशन है, सही है। ये हमने क्या है, हमने तो अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ा और 2-4 स्टेप आगे लेके गए। हमने लोकस भी खुद ही डिफाइन किया, हमसे लोकस पूछा नहीं गया था। हम खुद ही एक पॉइंट अपने मन में सोचा कि एक ऐसा पॉइंट हो जो ए बी के साथ कोलिनियर हो, तो उसका जो लोकस आएगा वो यही लाइन आएगी, तो क्यों ना उसका लोकस निकाल लिया जाए। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या है, पी ए बी इज कोलिनियर, यानी कि इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0। तो इस चीज को, इस वाली इक्वेशन ऑफ लाइन को कभी कभी लोग बाग एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं, एंड द डिटर्मिनेंट फॉर्म इज एच के 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल्स टू 0। चिंता करने की 1% भी जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा। लोकस लिखने के लिए h को x से और k को y से रिप्लेस कर दिया। मेरे पास जगह का कंस्ट्रेंट था इसलिए मैंने इसी में लिख दिया। आपको 2 बार लिखना चाहिए, एक बार एच के की फॉर्मेट में, फिर एक बार लोकस। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई भाई। तो बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म 2 तरीकों से लिखी जा सकती है। एक तो वही नॉर्मल देसी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1,
और एक डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब इस डिटर्मिनेंट फॉर्म की 2-4 ग्राम वैल्यू ज़्यादा है, 2-4 ग्राम। जैसे किसी ने कहा राइट द इक्वेशन ऑफ मीडियन, राइट द इक्वेशन ऑफ मीडियन of a triangle whose vertices are ax1, y1, bx2, y2 and cx3, y3. Write the equation of median of a triangle whose, इसके ट्राइंगल के बाद कॉमा लगा दीजिए, whose vertices are A, B and C, कॉमा through A, through point A, B, through A in determinant form, in space डिटर्मिनेंट फॉर्म। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, जिन इंग्लिश आती है वो समझ जाएंगे। अगर आपने स्पेस उड़ा दिया तो क्वेश्चन गायब। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सी होती है? इन स्पेस डिटर्मिनेंट फॉर्म। आंसर आ जाना चाहिए। ये बोर्ड पे क्या देख रहे हो, खुद करो। अब तक तो बोल देना चाहिए था आपको आंसर। ला रा 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 La ra 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 ra. देखो जो नहीं लिख पाते ना उन पर मुझे बड़ा तरस आता है, सच बता रहा हूँ वास्तव में। मतलब तुम लोग कितने ट्यूबलाइट हो, ट्यूबलाइट होने की भी तो एक हद होती है। तुम लोग तो वो हदें भी पार कर देते हो वास्तव में। एक गेल सिप पे तो पिटेगा किसी दिन मेरे से। तो मीडियन नहीं बनाया जाता तेरे से। ट्रायंगल तो ट्रायंगल जैसा बना बेवकूफ। ABC एक ही लाइन पे ले लिया। ABC एक ट्रायंगल बनाया, ए से एक मीडियन आई M। अब मीडियन कहां काटेगी? B और C के मिड पॉइंट पे। तो B और C के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। यार A के कोऑर्डिनेट नहीं पता आपको? x1, y1। तो फिर अभी हमने क्या बताया मास्टर ने? अगर आपको किसी लाइन पे 2 पॉइंट पता है, x1, y1 और x2, y2, तो उस लाइन की इक्वेशन ये होती है, हैं? तो इस लाइन की इक्वेशन, आर्म की इक्वेशन बताओ भाई, बोलो। x, y, 1, ये तो लिखना ही है। फिर x1, y1, 1, और इस पॉइंट के, और फिर तीसरा मंकी, x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y3 बाय 2, 1, 0। कम से कम इतना तो आपको सोचना चाहिए कि अगर मास्टर, देखो इतना तो सबसे होना चाहिए था पहली बात। लेकिन अगर सिर्फ यही लिखना था तो मास्टर पूछता ही क्यों फिर? ये तो कोई भी गेल सिप पे भी लिखाएगा भाई। इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन तोप छोड़ दिया आपने? एक स्टेप तो आगे बढ़ो। देखो अगली स्टेप ये रही। कैसे आई मुझे भी नहीं पता, मेरे से मत पूछना। बस मैंने सिर्फ सोचा कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्लस x, y1, x1, y1, 1, x3, y3, 1 बराबर 0। सिर्फ हर्षव कुमार जी हमें समझा सकते हैं कि यहां से ये कैसे आया। प्लीज सर।
आई एम स्टिल वेटिंग टू समथिंग मिरेकल हैपन। कुछ तो आपने एडिशन लॉ के बारे में बात करी, तो ये 1 कैसे स्प्लिट हो गया 1 और 1 में? ला 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 ला, ये 1, चुप चुप, लेट हिम एक्सप्लेन। ये तो मैं समझ में आ गया, 2 स्प्लिट, ये 1 कैसे स्प्लिट हुआ 1 और 1 में, ये बता दो बस। शाबाश, यहां से हमने 1/2 कॉमन लिया था, वो बीच में स्टेप्स हम खा गए। यहाँ 1/2 एक्सप्लेन वो कॉमन लिया, तो ये कितना बन गया 2, उसे लिख लिया 1 प्लस और फिर स्प्लिट कर दिया। परफेक्ट, गुड। अब देखो, मास्टर हैज अ प्रिविलेज। छापो जल्दी भाई, मैं प्रिविलेज यूज करने वाला हूं, नहीं तो कर लूं यूज, हैं कर लूं यूज, हैं कर लूं। चलो साहब, यस। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एज अबव, फाइंड एंगल बाइसेक्टर। सेम क्वेश्चन है भाई ऊपर का, सेम। मैं तो इसी में ही कर दूंगा, आपको दोबारा करना है। मेरे पास तो प्रिविलेज है ना, मैं तो इसी में निपटा दूंगा। देखो इससे जल्दी करके बताइए फटाफट। पिछले क्वेश्चन का ही सेम क्वेश्चन है, मीडियन की जगह ए से पास होने वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ये मिटाया क्यों मैंने? अब मिटा दिया, कोई बात नहीं। तुम करो ना अपने, तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। ला रा 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 तुमको आवाज दो। तुम्हें क्या राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना आता है क्या? चक्कर क्या है? दूसरे बना सकते हो ना, ये पक्की बात है। कभी टेस्ट किया है? फिर ठीक है, अभी मत काटना इसको, बट वैसे जनरली अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछा था मैंने। पिछले बार राइट एंगल बनाया, इस बार भी राइट एंगल बनाया। सोचना है ही नहीं भाई, शुरू कर देना एकदम। सोचने वोचने में टाइम खराब तो फिनिश। आपको एन के कोऑर्डिनेट लाने हैं। अब एन के कोऑर्डिनेट में अगर आप सोच रहे हो तो बड़े शर्म की बात है फिर। मेरी तो ये रहा, बस ये रहा आंसर, यही आंसर, यही आंसर। सेम मतलब नहीं, सेम नहीं आएगा। वाह, अभी ब्लू कलर का सामान बाकी है भाई, अभी ब्लू कलर की चीजें आएगी। डंडे खाने चाहिए अगर आपको, अगर आपने ये नहीं कर पाए तो वास्तव में। सबके पड़ेंगे डंडे। एक ने कर लिया, एक बच गया भाई। एन के कोऑर्डिनेट नहीं सोच पा रहे हैं बेले जी। पन्ने पलटने से क्या होगा पता नहीं, पीछे पन्नों में कौन से कोई सोना गड़ा रखा है, क्या चक्कर है? हैं ओपेड़े? वेरी बैड। पीछे से देखने से अच्छा तो मेरे से पूछ लो फिर, पागल चिल्ड्रन टाइप। CX3 + BX2 अपॉन C + B। पिच क्या? व्हाट पिच? एंगल बाई सेक्टर इन साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। C/B। ये C/B में इंटरनल डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए। कॉमा चिड़िया, ये आ गया देखो, ये B, ये C और नीचे B + C। ये B, ये C और नीचे B + C। अब क्या एलसीएम क्या लेंगे? 1/B + C। वो एक्चुअली एलसीएम लेके बाहर जाके वो 0 से खत्म हो गए, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे कि कहाँ गए नहीं दिख रहे। फिर वो B + C उचक के इधर भी आएगा नहीं आएगा? तो ये B + C बन गया और नीचे से गायब। अब किसका समय आ गया? स्प्लिट। बी वाले चले जाएंगे बी वालों के साथ, तो ये बी आएगा बाहर। कॉमन ले नीचे से, इधर से कॉमन क्या लिया? सी। दिस इज द आंसर।
भाई कर तो हम एक ही काम रहे हैं, कर तो हम लोग एक ही काम रहे हैं। कौन सा? 2 पॉइंट पता कर रहे हैं उस लाइन पे और डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया। 2 पॉइंट की डिटरमिनेंट फॉर्म ये रही, दूसरा पॉइंट पता करना ही सिर्फ क्या है भाई, दूसरा पॉइंट पता करने के ही पैसे हैं सिर्फ। ठीक है, मीडियन के केस में मिड पॉइंट था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के केस में इस रेशियो में डिवाइड करता है। कल को कोई ऑल्टीट्यूड भी पूछ सकता है, ऑल्टीट्यूड जो है ना, ऑल्टीट्यूड वो भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड होगा, ये गिरा ऑल्टीट्यूड, समझ रहे हैं? इस वाली साइड की लेंथ होती है सी कॉस बी और इस वाली की होती है बी कॉस सी। तो रेशियो आ गया। अब जब लेंथ ही पता है तो रेशियो तो पता ही है तुम्हें, सी कॉस बी अपॉन बी कॉस सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए भाई पंजाब के, आए नहीं आए? ए पता है, पंजाब पता है, फिर से वही सेम ड्रामा भाई। तुम बता नहीं रहा, वो यहाँ सी कॉस, यहाँ बी कॉस सी आ जाएगा, यहाँ सी कॉस बी आ जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा ना। अरे समझ रहे हो, जो भी आना होगा आ जाएगा, उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं ज्यादा। मेरा मेन मुद्दा है एग्जाम्पल एक और लिखो लिखो लिखो। इन द सेम क्वेश्चन, सेम, write the equation of line, write the equation of line passing through A, passing through A and parallel to BC and parallel to BC। इसके सबसे ज्यादा पैसे हैं भाई। लो जी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब यहां आके तो लोगों के तोते उड़ जाते हैं, मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है यहाँ पे लोगों को, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, अपने होने पे शर्म आने लग जाती है बस, यार हम ही ऐसे क्यों हैं। नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं है, अंधविश्वास है इसको ये जो है ये अंधविश्वास है। इसकी पैरेलल लाइन बनानी है ना। सुनो देखो, बहुत प्यारी चीज, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, मतलब उम्दा, क्रांतिकारी। शुरू करूं? अरे हाँ कोई बात नहीं, सोच अच्छी है आपकी, हमें आपकी सोच देख के बड़ा अच्छा लगा। x2y2 और ये x3y3। अच्छा टास्क देखो, टास्क हमारा लाइफ में कितना सिंपल टास्क है। क्या है टास्क? इस लाइन पे एक पॉइंट और मिल जाए साला, कैसे भी करके। इस ब्लू लाइन पे अगर एक पॉइंट मिल गया ना, तब तो दुनिया जीत लेंगे साहब हम। बस वो पॉइंट मिल जाए कैसे भी, लास्ट से बाद सब बिक जाए। समझ लो क्या? अब वो पॉइंट कैसे मिले, देखो तो। मिल गया, ये रहा, ये रहा, कचाक, एक पॉइंट ऐसा माना डी जो इस एबीसी के साथ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मान लिया है। और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो पंजाब कॉमा कतार है, ये हमें पता नहीं थे। तो हमने बोला कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही जगह पे मिलेगा जाके, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। किसी को मेरी बात समझ में आई? नहीं आ रही, नहीं आ रही। p प्लस x2 बाय 2 कॉमा इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाय 2। तो p इज इक्वल टू x1 प्लस x3 माइनस x2। जैसे मुझे p मिला ना, x1 प्लस x3, इन दोनों का सम माइनस दिस, वैसे मुझे y भी मिल गया। बताऊं? y1 प्लस y3 माइनस 2। कुछ आया समझे? उस दिन तो मैं खुशी के मारे ऑलमोस्ट पागल होने वाला था, क्योंकि इस पॉइंट की तो मुझे तलाश थी साहब। नहीं आ रहा समझे? ये लो तैयार, बोलो। a x1 y1 से पास होती, d से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन x y1 ये 1 x1 1 x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस y2 1 इज इक्वल टू 0।
हैं? देखो मजेदार चीज, इस 1 को पता है मैंने क्या लिखा, 1 + 1 - 1 स्प्लिट करने वाला हूँ, कितनी रिटर्न बनाऊंगा, एक गायब, फर्स्ट वाली वो 0 है, निपट गया। x1 y1 1 आ जाएगा ना, वो 0 है, लिख दो आंसर, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू x y1 x1 y1 1 x3 y3 1। कई लोग सदमे में हैं, लेकिन वो बीच में माइनस था ना, तो इक्वल टू की दोनों साइड लिख दिया। माइनस लिखने से ज्यादा अच्छा है कि दोनों इक्वल टू की साइड लिखो, थोड़ा और फैंसी लगता है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तुम लोग वास्तव में समझ में नहीं आता जो तुम गिल्ली की तरह घूरते रहते हो उसे, हैं? नहीं ये तो ठीक है, चल इसका तो अलाउड है, मैं तेरी बात कर रहा हूं। कौन? तू पहली बार देख रहा बोर्ड पे? हाँ तो पहली बार ही लिखा मैंने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो पहली बार ही देखेगा। मैं कौन सा डेली लिखता रहता हूँ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? थ्योरी है भाई, थ्योरी एक ही बार लिखी जाती है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भैया देखो साहब, ऐसा है किसी ने आपको x इंटरसेप्ट दे दिया a और y इंटरसेप्ट दे दिया b। मेशराम जी मास्टर को उतना ही आता है जितना उसने पढ़ाया है, मजबूरी है ना बेचारे की, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, गलत मत समझा करिए उसे। किसी लाइन का x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। यार हर्षव जी अगर x इंटरसेप्ट a दे दिया तो एक पॉइंट पता पड़ गया क्या? कौन सा? a, 0। पहले x का तो पता कर ले, पहले y की चिंता हो रही तेरे को। अगर y इंटरसेप्ट दे दिया b तो y इंटरसेप्ट पता, y कोऑर्डिनेट पता पड़ गया, एक कोऑर्डिनेट पता पड़ गया 0, तो मेरी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, a, 0 और 0, b। तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म तो अभी लिखी हमने, ठीक है। आपको जौन सा तरीका ज्यादा पसंद आए आप वौन से तरीके से लिख सकते हो। मैं जानबूझ के डिटरमिनेंट से लेके आ रहा हूं, जानबूझ के, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी भाई? आपको आदत पड़ जाए एक बार डिटरमिनेंट फॉर्म की, सिर्फ इसलिए, और कोई लालच नहीं है मेरा। हाँ भैया, x y 1 0 b 1 और a 0 1 इज इक्वल टू 0। x टाइम्स इसे छिपाया b माइनस y टाइम्स इसे छिपाया माइनस ab। ओ गुलाब चंद, दिस इंटू दिस माइनस a प्लस 1 माइनस ab इज इक्वल टू 0। इस ab को राइट साइड में ले जाके डिवाइड किया, बहुत ही अच्छी इक्वेशन बनी, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म, a very useful form,
अ वेरी यूजफुल फॉर्म टू फाइंड लोकस वाली प्रॉब्लम। इंग्लिश खुद बनाओ भाई, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो। अ वेरी यूजफुल फॉर्म टू फाइंड लोकस वाली प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस मैन, ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही गलत है। कुल मिला के बात यह है कि लोकस वाली प्रॉब्लम में ये बहुत यूजफुल फॉर्मेट है। जो लोकस वाली प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड, खत्म हो गया सर, अपने से बना लो अब। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टास्क, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन to find the equation of a line whose perpendicular distance from horizon whose perpendicular distance from horizon is small p, is small p, and that perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, in anti-clockwise sense, इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है इसमें भी दो चार बहुत बढ़िया चीजें हैं। देखो, हगने की चांसेस हमारे पास सब जगह होती है, इनफाइनाइट प्लेसेस देयर, ठीक है। इस लाइन की जो इक्वेशन आती है वो आती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। लोगों ने पूछा कैसे कैसे कैसे, हमने बोला देखो इसे a मानो। अ वेरी यूजफुल फॉर्म टू फाइंड लोकस वाली प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस मैन, ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही गलत है। कुल मिला के बात यह है कि लोकस वाली प्रॉब्लम में ये बहुत यूजफुल फॉर्मेट है। जो लोकस वाली प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड, खत्म हो गया सर, अपने से बना लो अब। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टास्क, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, to find the equation of a line whose perpendicular distance from horizon whose perpendicular distance from horizon is small p, and that perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, in anti-clockwise sense,
इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है इसमें भी दो चार बहुत बढ़िया चीजें हैं। देखो हगने की चांसेस हमारे पास सब जगह होती है, इनफाइनाइट प्लेसेस देयर, ठीक है। इस लाइन की जो इक्वेशन आती है वो आती है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी। लोगों ने पूछा कैसे कैसे कैसे, हमने बोला देखो इसे ए मानो, मान लिया, इसे बी मानो, मान लिया, इसे मंकी मानो, मान लिया, इसे ओ मानो, ठीक है। ट्राइंगल ओ मा इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, वेयर ओ इज द एक्स इंटरसेप्ट which is for this triangle is a hypotenuse and this is base। base और hypotenuse को जोड़ने का काम cos alpha बराबर base upon OA। so OA is basically P sec alpha। कोई समस्या? अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा है। ट्राइंगल मॉब, मॉब जानते हैं? कुछ होता है, ठीक। तो ट्राइंगल मॉब जो है वो भी एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये पता है मुझे, अल्फा के लिए ये कौन है? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को जोड़ने का काम साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो OB इज P cosec अल्फा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यार एक बात बताओ, मुझे x इंटरसेप्ट पता पड़ गया, मुझे y इंटरसेप्ट पता पड़ गया। यार अभी कुछ देर पहले की बात है, जैसे कोई कल ही किसी बात हो ना, कल ही किसी के बाजू वाले की बात है बे, ये करा पड़ा x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। x अपॉन x इंटरसेप्ट, जल्दी, ये जगह इसलिए छोड़ी थी, P sec अल्फा प्लस y अपॉन P cosec अल्फा इज इक्वल्स टू 1। P कॉमन उचक के इधर, sec ऊपर cos, cosec ऊपर sin, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू P। लोग अक्सर दुखी हो जाते हैं, सर ये इतनी सिंपल सिंपल चीजें यार, ऐसा कैसे होगा सर, हम हगें कहाँ? हगोगे बेटा, हगोगे। देखो ये हगे, अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा कहां से कहां होगा जल्दी बताओ? 0 से π/2, पहला ऑप्शन। दूसरा, ओपीडी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओपीडी प्लीज मुंह खोलिए, बड़े दिन हो गए आपको, प्लीज। अल्फा कहां से कहां आना चाहिए? ऑप्शन दू? 0 से π/2, 0 से पाई, 0 से 3π/2, 0 से 2π। तो 0 तो है। ये तो डन हो गया साला, 0 तो, इतना भी बोल सकते हो तुम, 0 तो है। नहीं नहीं, सब मल्टीपल में हो सकता है। बोलना गेले 0 से, हाँ 0 से π/2, 0 से π/2 नोटा, 0 से π/2। हट सब्जी नहीं बताओगे? सब हगने बिजी हैं। कृष्णा जी चलो, ये तो अच्छी चीज है वैसे, नाइस। 0 से 2π, इट्स अ गुड थिंग। देखो कैसे, ला रा 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 रा, मुझे लगता है मैंने समझा दिया शायद। ला रा रा रा, ओरिजिन से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है दैट इज अल्फा। तो वो एंगल इतने तरीकों से बन सकते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा 0 कब है? ये भी एक अच्छा सवाल है। 0 कब है? जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो। पाई कब है? जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ओ माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग मैन? अबे गेल से पे इधर नहीं आएगी, इधर आएगी तो अल्फा 0। π/2 कब है?
जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। 3π/2 कब है? जब लाइन फिर से एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेकिन नीचे की तरफ। और ये नीचे आएगी अगर एक्स एक्सिस की तो 3π/2 बनाएगा, ऊपर आएगा तो π/2 बनाएंगे। समझो तो सही। सही है। ये तो हो गई सारी फॉर्मेट। इस लास्ट वाले पे तो लगे हाथ क्वेश्चन ही पूछ लिया किसी ने। लगे हाथ लो, ये फॉर्मेट हो गई खत्म सारी। फॉर्मेट इज ओवर। एक्सरसाइज 5 करने के काबिल हो चुके हैं आप लोग। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन किसी ने दिया, हमसे पूछा, ठीक है। राइट या फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is at a distance of 5 units, which is at a distance of 5 units from horizon, which is at a distance of 5 units from horizon, and the perpendicular, and that perpendicular makes an angle of 30 degree, makes an angle of 30 degree। अरे नहीं बेटा, इतना टट्टी नहीं दूंगा ना कि यहाँ तुम टट्टी रख लो, गेल सिप होंगे तो सबर रखो। and that perpendicular makes an angle of 30 degree with negative y-axis in clockwise direction। with negative y-axis in clockwise direction। तो उसकी इक्वेशन लिखिए। आंसर चिल्लाइएगा मत, लिख के रखिएगा अपनी कॉपी में, सिर्फ मैच करेंगे अपन। आ जाना चाहिए अब तक आंसर। क्या समझ रखा है सर आपने? हमें कुछ नहीं समझ रखा, करो। कुछ नहीं समझ में नहीं आया आप लोगों को? ऐसा ओरिजिन से 5 इकाई की दूरी पर एक सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो कि ऋणात्मक y अक्ष से दक्षिणावर्त दिशा में 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। है ना? इच्छा मेरी भी करती है, फिर मुझे उन पॉलिटिशियंस पे दया आती है, फिर उनकी जमानत जब तो जाएगी। लो भाई, ला रा रा रा। आंसर मैच कराने का समय आ चुका है। ला रा रा रा। दिस इज योर अल्फा। ला रा 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 रा। La ra 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 ra। La ra 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 ra